आइए इस वीडियो में हम सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड को समझें। इसमें परमाणु अपने बाहरी कोष को भरने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका मतलब है कि इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में चले जाएंगे, जो कि इसका बाहरी कोष होगा। लेकिन चूंकि ये दूसरा कोष है, इसलिए इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी इस ऑक्सीजन के परमाणु को आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त कर सकता है? यह दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। इसे समझने के लिए चलिए हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं और फिर इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन का पहला परमाणु है और ये इसकी बाहरी कक्षा है, और ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है और ये उसकी बाहरी कक्षा है। अब ये जो साझा भाग है दोनों के बीच में, यहाँ पर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे जो दोनों परमाणु आपस में साझा कर रहे हैं, और इस बचे हुए भाग में हम शेष इलेक्ट्रॉन जो साझा नहीं हो रहे हैं उन्हें लिख सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो इस ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझा कर दिए, तो 6 में से 2 यदि साझा हो जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिन्हें हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह से इस दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के दूसरे कोष या बाहरी कोष में यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये भी साझा करेगा, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो साझा नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इन्हें बाहर लिख सकते हैं। इस तरह से ये दोनों परमाणु अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को यानी 8 संख्या को पूरा करते हैं। अब यदि इस परमाणु में हम कुल इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसका बाहरी कोष संतुष्ट हो गया। इसी तरह से इस परमाणु में भी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका भी बाहरी कोष संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपने बाहरी कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करके एक अणु बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु होता है और इसी रूप में हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कितने युग्म साझा हो रहे हैं? 1 2 ये एक युग्म हो गया और 1 2 ये दूसरा युग्म हो गया, यानी कुल यहाँ पर 2 युग्म साझा हो रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु हैं उनके बीच में द्विआबंध बनता है। ये एक सहसंयोजी आबंध है लेकिन द्विआबंध है। यहाँ पर यदि एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो हम उसे एक रेखा से दर्शाते हैं, और यदि 2 युग्म साझा हो रहा है तो 2 रेखाओं से हम दर्शाते हैं। 3 होंगे तो 3 रेखाओं से हम दर्शाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी आबंध बनता है, ये द्विआबंध होता है, और O2 का ऑक्सीजन का जो है अणु हमको मिलता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। इसका मतलब इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए 7 में से बचेंगे 5 जो दूसरे कोष में चले जाएंगे। लेकिन दूसरे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन है 5। इसका मतलब नाइट्रोजन को अपने बाहरी कोष में, जो दूसरा कोष है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसको पूरी तरह से भरने के लिए। तो नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करेगा? ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से साझा करेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। मान लीजिए कि ये पहला नाइट्रोजन का परमाणु है और ये इसका बाहरी कोष हो गया। इसी तरह से ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है और ये इसका बाहरी कोष हो गया। बाहरी कोष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है दोनों नाइट्रोजन परमाणु में, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा करेंगे। तो पहला नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर देता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे जो ये साझा नहीं करेगा। इसी तरह से
दूसरा नाइट्रोजन परमाणु भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे जिनको ये साझा नहीं करेगा। 3 साझा कर दिया, 2 साझा नहीं किया, कुल 5 हुए। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कोष में गिने तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका बाहरी कोष संतुष्ट हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बाहरी कोष भी संतुष्ट हो गया। और चूंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, इसलिए इसका अणु जो बनेगा वो N2 बनेगा। लेकिन यहाँ जो आबंध हैं, सही संयोजी आबंध हैं, वो कितने आबंध बनेंगे? यहाँ पर 3 युग्म हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साझा हुए, 1 2 3 4 5 6, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा युग्म, यानी कि इसके बीच में त्रिआबंध बनता है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन के 2 अणु मिलकर नाइट्रोजन का परमाणु बनाते हैं। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक, वो 1 होता है। इसका मतलब इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही होगा, जो कि इसके पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, और यही इसका बाहरी कोष है। जबकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ये कैसे प्राप्त करेगा? दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करके। तो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का पहला परमाणु है और ये इसकी बाहरी कक्षा है, और इसी तरह से हम मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है और ये इसकी बाहरी कक्षा है। अब इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये दोनों अपने 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे और अपनी बाहरी कक्षा को भर लेंगे। तो इस तरह से 1 और 1 दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इसका जो अणु बनेगा H2 बनेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए इनके बीच जो आबंध बनेगा एकल आबंध बनेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, और यहाँ पर चूंकि 1 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। तो इस तरह से परमाणु अपने बाहरी कोष को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और सहसंयोजी आबंध बनाते हैं।